ये डार्क टेल्स सीरीज़ की कॉमिक्स है। आई थिंक बहुत सारे कॉमिक्स रीडर्स ने ये सीरीज़ को पढ़ा होगा। बड़ी डेंजरस इसकी कॉमिक्स आती थी। और दूसरी बात है कि मनोज कॉमिक्स जैसी स्टोरीज़ अभी तक किसी पब्लिकेशन ने न दिया है न दे सकता है। आप खुद ही जज कर सकते हो। ये उस दौर के उसके नेक्स्ट जो कॉमिक्स पार्ट होते थे उसका एक मतलब ऐड होता था आगे आने वाले सेट के। पंगा ग्रंथ और प्रेत दादा दोनों ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉमिक्स हैं, बहुत ही फाइन। 96 पेजेस के ये कॉमिक्स थे और आई थिंक 2000 के आसपास आए थे, सन 2000, आज से 23-24 साल पहले। तू लाल मेरा अनमोल ये भी बहुत अच्छी, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। टोटान के कॉमिक्स से मिलती जुलती है। अंसार अख्तर जी एक बड़ा नाम है कॉमिक्स इंडस्ट्री में, जो इसके लेखक हैं। न्यूक्लियर वार यानी एटमी जंग के बाद धरती से मानव जीवन की समाप्ति निश्चित है, लेकिन क्या तबाही के पश्चात धरती पर दोबारा जीवन पनपने की संभावना है? इसी प्रश्न का संभावित उत्तर इस चित्रकथा में दिया जा रहा है। सिविल इंजीनियर तुरस अपनी पत्नी के साथ विचार मग्न था। कुछ ही दिनों में एटमी जंग छिड़ जाएगी। मैं एक ऐसी पनाहगाह का निर्माण करने जा रहा हूँ जिसमें बैठकर परमाणु युद्ध की तबाही से सुरक्षित रहा जा सकेगा। तुरस के अभियान में उसका मित्र मैक भी शामिल था। यह तहखाना मैंने मकान बनाते समय ही तैयार करवा लिया था। एटॉमिक रेडिएशन से बचने के लिए हमें इस तहखाने की दीवारों को लोहे की चादरों से ढकना होगा। तहखाने को सुरक्षित बंकर में बदलने का काम शुरू हो गया। आने दो, रस्सी छोड़ दो। तीनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। बस एक दीवार और शेष बची है। शीघ्र अंतिम दीवार का काम भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। हा 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 हा। मेरी पनाहगाह तैयार है। परमाणु ऊर्जा इन दीवारों को चीरकर भीतर नहीं आ सकेगी। ये कश्मीरी गेट, शाहिद धोबीवाड़ा, ये कश्मीरी गेट दिल्ली का, ये शायद कोई बुक सेलर थे जिन्होंने ये कॉमिक्स पे अपने स्टाम्प को लगाया हुआ है। फिर भी आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने में जुट गए। तुम यह फोल्डिंग पलंग ले जाओ मैक, मैं राशन का सामान लेके आता हूँ। 12 घंटे के भीतर ही उन्होंने राशन सहित सभी आवश्यक सामान नीचे पहुँचा दिया था। अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ज़रूरत का सारा सामान और 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन यहाँ मौजूद है। वेरी गुड। युद्ध छिड़ते ही हम लोग यहाँ आकर छिप जाएंगे। फिलहाल ऊपर चलो। युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा करते हुए तीनों ही अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी मगर हम सिर्फ 3 ही जीवित रहेंगे। दुनिया की तबाही के बाद वीरान धरती पर मेरी और तुरस की हैसियत एडम और ईव की तरह होगी। तुरस के विचार उनसे ज़रा भिन्न थे। नीचे 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन है। अगर उसे एक ही आदमी संभाल करे तो वह राशन 9 महीने तक चल सकता है। आधी रात के समय अचानक ही खतरे का सायरन चीखा। ओह, जंग छिड़ने वाली है। मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम लोग खिड़की और दरवाजे बंद करके नीचे आ जाना। पी, ये वो साउंड होती है जो कभी कभी एटॉमिक ब्लास्ट या एटॉमिक रेडिएशन के समय यूज होती है। परमाणु वार या परमाणु इस तरह का कोई बम ब्लास्ट करना रहता है तो इस प्रकार की सायरन बजती है। अब उन मूर्खों के मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुरस ने तहखाने से उतरकर दरवाज़ा भीतर से लॉक कर लिया। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, बस मैं बचा रहूँगा, इस धरती का अकेला इंसान। हा 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 हा। ऊपर शत्रु के विमान आ पहुँचे और परमाणु बमों की बरसात आरंभ हो चुकी थी। जूम जूम। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। भागो। उधर मैक तहखाने के दरवाज़ा पीट रहा था। यह क्या मजाक है तुरस, दरवाज़ा खोलो।
दरवाज़ा खोलो तुरस, मुझे तो आने दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ठक 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 ठक। मगर तुरस तो भविष्य के सपने बुन रहा था। धरती के वीरान गोले पर मैं अकेला जीवित इंसान होऊंगा, पूरी धरती का मालिक। हा 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 हा। तभी ऊपर से एक विमान ने बम गिराया और तुरस का मकान आग के जलते गोले में परिवर्तित हो गया। बड़ा कुछ ही देर में पूरा शहर जलता हुआ शमशान बन चुका था। इंसान तो क्या, पेड़ पौधे जानवर और पक्षी भी समाप्त हो चुके थे। पूरी पृथ्वी पर मौत का तांडव था। जीवन नाम की चीज सिर्फ उस तहखाने में विद्यमान थी। चारों तरफ सन्नाटा है। अब दरवाज़ा भी नहीं पीटा जा रहा है। तो क्या आज सब समाप्त हो गए? उसने उठकर सीढ़ी दरवाजे पर लगाई। देखकर आता हूँ ऊपर क्या हो रहा है। तभी उसके अंतर्मन ने उसे समझाया, यह क्या करा मूर्ख, दरवाज़ा खोलते ही तू परमाणु रेडिएशन का शिकार हो जाएगा। जीवित रहना है तो स्वयं पर संयम रख। इस तहखाने से तभी बाहर निकलना जब ऊपर से परमाणु रेडिएशन का प्रभाव हट जाएगा। उसी पल धरती बहुत जोर से डोली थी। गड़गड़ 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 गड़। उफ, शायद परमाणु ऊर्जा के प्रभाव से भूकंप आ गया है। तहखाने की धरती एक धमाके से फट गई। गड़ 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 गड़। धरती से उत्पन्न दरार में से कोई चीज उभर रही थी। ओह, ये क्या? तुरस आंखें फाड़े दरार से बाहर निकले उस अजीब और भयानक जीव को देख रहा था। चों चूं। तुरस भय के कारण जड़वट खा रह गया था। हे भगवान, यह क्या बला है? अन्य उस जीव के पीछे पीछे एक दूसरी बला दरार से बाहर निकली। फू। उन जीवों को देखकर तुरस के मस्तिष्क में हलचल मची हुई थी। ये दुनिया तबाह हो चुकी है। इंसानों ने अपने ही बनाए घातक हथियारों से इंसानों को खत्म कर दिया है और धरती के प्राचीनतम प्राणी हजारों वर्षों तक भूमिगत रहने के बाद इंसानों की जगह लेते आ रहे हैं। एक बार फिर से धरती पर इन प्राणियों का राज होगा। उफ, मैंने यह क्यों नहीं सोचा कि बमों से छलनी हुई धरती के गर्भ से भी कुछ जन्म ले सकता है। तभी उस जीव की लंबी पूंछ का फंदा उसके शरीर पर आ गिरा। और फिर एक झटका लगा। वो उठकर दोनों जीवों के सामने जा गिरा। अंतिम क्षण में उसने दोनों जीवों को स्वयं पर टूटते देखा था। दूसरे ये स्टोरी है, कत्ल के केस में अनिल दिवाकर को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। जेल की काली कोठरी में बैठा वह उन परिस्थितियों को याद कर रहा था जिनका शिकार होकर वह इस अंजाम तक पहुंचा था। प्रकाश की लाश ठिकाने लगाकर अनिल दिवाकर वहां से चला आया था। कत्ल के केस में अनिल दिवाकर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा वह उन परिस्थितियों को याद कर रहा था जिनका शिकार होकर वह इस अंजाम तक पहुंचा था। पैसे के लेन देन पर अनिल दिवाकर ने अपने मित्र प्रकाश की हत्या कर दी थी। आज मैं तुझे यहाँ इस वीराने में इसलिए लेकर आया हूँ प्रकाश, ताकि तुम फिर कभी मुझसे ऑर्डर की उम्मीद, कभी मुझसे उधार का 50,000 रुपया न मांग सको। ऐसे डायलॉग सुन लीजिए। पैसों के लेन देन पर अनिल राजभर ने अपने पैसे के लेन देन पर अनिल दिवाकर ने अपने मित्र प्रकाश की हत्या कर दी।
आज मैं तुझे यहाँ इस वीराने में इसलिए ही लेकर आया था प्रकाश, ताकि तू फिर कभी मुझसे उधार का 50,000 रुपये न मांग सके। प्रकाश की लाश को अनिल ने वहीं एक जोहड़ में फेंक दिया था। इस जोहड़ की गहराई का किसी को पता नहीं। मेरा जुर्म साबित करने के लिए इसकी लाश भी न मिल पाएगी। प्रकाश की लाश ठिकाने लगाकर अनिल दिवाकर वहाँ से वापस चला आया था। इसकी रोज़ रोज़ की चकचक से छुटकारा मिला। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उस रात अनिल दिवाकर चैन से न सो सका था। ओह, कहीं मेरी लाख सावधानी के बावजूद भी घटना स्थल पर मुझसे कोई ऐसा सबूत तो नहीं छूट गया जो कल मेरी गर्दन फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। उसने एक बार फिर अपनी सभी चीज़ें चेक की और अचानक उसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हे भगवान, मेरी रिस्ट वॉच कहाँ गई? हो न हो मेरी रिस्ट वॉच जरूर घटना स्थल पर उस वक्त गिर गई होगी जब मैं प्रकाश का गला दबा रहा था। सुबह होते ही मैं वहाँ से अपनी रिस्ट वॉच ढूंढ लाऊंगा। नहीं नहीं, सुबह तो देर हो जाएगी। कहीं तब तक रिस्ट वॉच किसी के हाथ लग गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे वह रिस्ट वॉच ढूंढनी ही होगी। हत्या करते समय अनिल दिवाकर इतना नहीं थरथरा रहा था जितना कि उस समय थर्रा रहा था। कहाँ गई, कहाँ गई? यहीं कहीं गिरी होनी चाहिए। ओह ओह, मिल गई, ये रही। रिस्ट वॉच वापस कलाई में डालकर वह वापस चल पड़ा। लेकिन उस रात दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ठहरो, इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? मेरा स्कूटर खराब हो गया था, इसलिए। इस मुसीबत के क्षण में अनिल दिवाकर के दिमाग में यही आया था। लेकिन तुमने यह टी शर्ट उल्टी क्यों पहन रखी है? बेड़ा गर्क, जल्दी में मैं टी शर्ट उल्टी पहनने का मुझे पता ही नहीं चला। इस मुसीबत के क्षण में अनिल दिवाकर के दिमाग में यही आया था। सर, स्कूटर पर टी शर्ट जल्दी गंदी हो जाती है और अभी मुझे कल भी इसी से काम चलाना है। ये मली ना हो जाए इसलिए मैंने इसे उल्टा पहना हुआ है। ठीक है, जाओ। उफ, आज तो बाल बाल बचा, लेकिन कल क्या होगा? उस पल तो अनिल दिवाकर बच निकला, लेकिन अपने जुर्म के भयावह अंजाम की कल्पना से उसका रोम रोम कांप रहा था। अगले दिन यह जानने के लिए कहीं उसकी काली तो करतूत दुनिया के सामने तो नहीं आ गई, वह जोहड़ पर जा पहुंचा था। उफ, यह भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? कई लोगों की जोहड़ में डूबी प्रकाश की लाश का तो पता नहीं चल गया है। जरूर यही हुआ होगा। लाश हल्की होकर पानी के ऊपर आ गई होगी। अनिल दिवाकर के जिस्म में जैसे जान ही नहीं बची थी। अब पुलिस जाएगी, तफ्तीश होगी, प्रकाश की जान पहचान वालों से पूछताछ होगी, मुझसे भी होगी, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगा कि प्रकाश ने मुझसे 50,000 रुपया लेना था। फांसी, तुझे फांसी होगी दिवाकर, फांसी। अचानक एकाएक ही वह विचार उसके दिमाग में उभरा था। अगर मैं अपने जुर्म का इकबाल कर लूँ तो शायद कानून मुझ पर रहम कर ले और मुझे फांसी की सज़ा ना दे। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपना जुर्म कबूल करूँगा, क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं चैन का एक भी सांस नहीं ले पाऊँगा। और अनिल दिवाकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। वो हत्या मैंने की है इंस्पेक्टर, वो हत्या मैंने की है। मैं स्वयं को कानून के हवाले करता हूँ। कौन सी हत्या? किस हत्या की बात कर रहे हो तुम? वह इलाका आपके ही क्षेत्र में आता है। क्या आपको किसी लाश के मिलने की खबर नहीं मिली है? नहीं। मगर अब तुम बताओ कि किसकी हत्या की है तुमने? लाश कहाँ है? अनिल दिवाकर बुत सा बना इंस्पेक्टर की शक्ल देख रहा था। ऐसा कैसे हो गया कि लाश की खबर अभी तक पुलिस को नहीं मिली? इंस्पेक्टर को लेकर अनिल दिवाकर जोहड़ पर पहुंचा और लाश को बाहर निकाला गया। उफ, तो फिर सुबह यहाँ भीड़ क्यों लगी थी? लाश तो अब मिली है। और तब इंस्पेक्टर ने उसे बताया वह रहस्य। मिस्टर दिवाकर, सुबह वह भीड़ गांव वालों की थी जिसकी एक भैंस उस जोहड़ में गिरकर डूब गई थी। इस रहस्योद्घाटन पर अनिल दिवाकर की खोपड़ी चक्कर खा रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उफ, अपनी आत्मा के भूत से न बच पाया मैं, जो कि डर बनकर मेरे सिर पर सवार हो गया था। और इस प्रकार अनिल दिवाकर आत्मा के भूत का शिकार होकर आजीवन जेल की काल कोठरी का मेहमान बन गया था। समाप्त। जानवर और इंसार। अंसार अख्तर, संदीप गुप्ता और चंदू
फ़कीरा का पहला दुर्भाग्य यह था कि उसने एक भिखारी परिवार में जन्म लिया था। इस गरीबी में है संतान, इसे क्या खिलाएंगे हम? वही जो हम खाते हैं, भीख की रोटियां। फ़कीरा का दूसरा दुर्भाग्य यह था कि होश संभालते ही उसे भीख मांगने जाना पड़ा। भगवान के नाम पे दे दो बाबा। फ़कीरा का तीसरा दुर्भाग्य यह था कि सड़क पर भीख मांगते हुए एक दिन उसके माता पिता एक दिन ट्रक से कुचल कर मारे गए। माँ, अब फ़कीरा भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? निर्दयी इंसानों को उस मासूम पर कभी दया नहीं है। बहुत भूखा हूँ बाबा, एक रोटी दे दो। चल भाग भिखारी की औलाद, वरना डांट तोड़ दूंगा। रोटी की जगह उसे ठोकरी खानी पड़ी। साला गंदा भिखारी, धाड़ आ। सभ्य क्या कहे जाने वाले इंसानों के इस व्यवहार से दुखी होकर एक दिन फ़कीरा ने वह शहर ही छोड़ दिया। अब जहाँ भाग्य ले जाएगा वहीं जाऊंगा। शाम के समय जंगल पहुंचकर न रुका। खंडहर, इसी को अपना घर बना लेता हूँ। ओह, खंडहर के भीतर उसने एक अजीब दृश्य देखा। ओह, इस बेचारी का बच्चा मर गया। बैं, मत रो माँ, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ, हम दोनों साथ रह लेंगे। माँ कहकर पुकारने वाले अपने उस नए बेटे को गाय ने तुरंत ही अपना लिया था। बैं, मुझे भूख लगी है माँ। और माँ ने अपनी ममता और दूध उस पर निछावर कर दिया। चुसर चुसर। कहा जाता है कि इंसान से लाख दर्जे बेहतर जानवर होते हैं, क्योंकि उनमें वो गुण होता है जो इंसानों में कहीं दूर दूर तक नहीं होता। वे निस्वार्थ होते हैं और मनुष्य से बड़ा स्वार्थी आज तक कोई नहीं हुआ है। जानवर और इंसान के बीच एक नए रिश्ते की बुनियाद पड़ चुकी थी। खाओ माँ, जंगल से मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर लाया हूँ। इस बार अनेक दुख झेलने के बाद फ़कीरा की ज़िंदगी में खुशी आई। खुर्र। लेकिन ईश्वर को फ़कीरा की खुशी शायद पसंद नहीं आई। एक दिन गाय बीमार पड़ी। माँ, वैं, वैं। और ये एक बेहतरीन ऐड क्रूकबॉन्ड का एक शानदार कॉमिक्स प्रेत दादा, और बहुत ही बेहतरीन। अगर आप कॉमिक्स पढ़ने और देखने सुनने के शौकीन हैं तो ये जो स्टोरी जिस समय आई थी उस समय शायद अभी भी इसके बराबरी में मैं किसी कॉमिक्स को नहीं देता हूँ। वैसे अलग अलग देश के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग असहमत हो सकते हैं इस बातों से, लेकिन मैं अपने देश के बेस्ट कॉमिक्स में से अगर किसी एक का नाम लेना चाहूँगा तो उनमें से एक ये भी कॉमिक्स है, क्रूकबॉन्ड और प्रेत दादा। तो आपको कुछ रिकैप बता देता हूँ मैं स्टोरी का। पोंगा जी का मंदिर, जिसमें 12 रोशनदान, हर एक रोशनदान में इससे में जाके 11 काले भूत घुसा मारे, ढेरा फेंके, तीन यमदूत हर एक रोशनदान से गुजरे। काले काली गोरी रात, आधी सीधी आधी उल्टी, दुनिया की हर बात। दुनिया की हर बात, 12 पत्थर, 13 खाने, हर खाने में मौत, एक झरोखा तारा झाके, जन्म जन्म संजोग, चौथा खाना मौत की गिनती खोले सारा भेद। गजब का ये कॉमिक्स था। मैं इसका फ़ैन हो गया था। ये इसका एक आर्ट कवर रहा, और मनोज का इसके बराबरी आज तक कोई पब्लिकेशन नहीं कर पाया, नहीं कर पाएगा, ना ही इसके कैरेक्टर्स की बराबरी। प्रेत दादा ये कॉमिक्स मेरे प्लेलिस्ट पे 3-3 4-4 बार अपलोड है। कृपया नहीं देखना तो ही फील चलेगा। तो एक गाय जो आती है वो फ़कीरा के जीवन में मसीहा बन कर के आती है, और ठीक उसे अपने बछड़े की तरह दुलार प्यार देती है। लेकिन एक दिन काल के गाल में वो गाय खुद समाप्त हो जाती है, और ये
क्रूकबॉन्ड सीरीज का एक बेहतरीन कॉमिक्स प्रेत दादा, जिस पे कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इतना बेहतरीन ये कॉमिक्स और हंसी और कॉमेडी का जेनर था, ऊपर से ये कार्टून, ये एनिमेशन देखिए, जीनियस, एब्सोल्युटली जीनियस। कला की जिनको परख है, जिनको आर्ट की पहचान है, वो समझ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का ये है। चलिए आइए वापस आते हैं कॉमिक्स पर। और दोबारा खड़ी नहीं हो सकी, गाय मर जाती है, तू भी मर गई ना माँ, अब मेरा क्या होगा सुबक सुबक। तभी एक आवाज़ आती है, मैं हमेशा तेरे पास रहूँगी फ़कीरा, तेरी माँ की आँखें हमेशा तेरी निगरानी करती रहेंगी। फिर कई वर्ष गुजर गया, फ़कीरा उसी जंगल का वासी बन चुका था। शहर के स्वार्थी और अत्याचारी इंसानों के बीच रहने से यह एकांतवास कहीं अधिक अच्छा है। फ़कीरा को यह तो नहीं पता चला कि आवाज़ कहाँ से आई थी, लेकिन उसके कानों से ममता में डूबा स्वर टकराया था। उसके इस एकांतवास पर एक दिन शहर के बड़े धनवान राजन मेहरा की गिद्ध दृष्टि पड़ गई थी। क्या बेहतरीन स्थान है, अगर यहाँ पर एक पिकनिक स्थल बन जाए तो काफ़ी धन कमाया जा सकता है। 1 महीने के भीतर राजन मेहरा ने जंगल का वह क्षेत्र खरीद लिया और अपने सेक्रेटरी तिलक राणा के साथ वहाँ पहुँच गया। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए सारा जंगल साफ करवाना होगा राणा। हो जाएगा मेरा साहब, मैं कल ही मजदूर लगवा देता हूँ। उसके इरादे जानकर फ़कीरा सामने आ गया। कौन हो तुम लोग, यह जंगल साफ कराने वाले, या तो मैं रहता हूँ? तू कौन है भाई, चल फूट ले। अबे इस जगह का मालिक मैं यानी राजन मेहरा हूँ। हाँ बॉस, ये जगह सरकार से खरीदी है। ये रहे कागजात। अगर तुम्हें यहाँ नाजायज़ कब्जा कर रखा है तो तुम्हें अब यहाँ जाना होगा। जाना तो तुम्हें होगा, शहर के गंदे लोगों। क्या बकता है अबे फटीचा, चल भाग। मुझे तो भगा दोगे, मगर उनका क्या करोगे? हिस ऑफ ई गुर्र। हा 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 हा। इस जंगल में ऐसे बहुत निवासी हैं, दोबारा लौटकर मत आना वरना जिंदा नहीं बचोगे। सबको देख लूँगा। अगले दिन राजन मेहरा ने विमान के द्वारा उस क्षेत्र पर जहरीले पाउडर का छिड़काव कराया, जो जंगली जानवर और कीट पतंगों के लिए अत्यंत घातक था। परिणाम भी घातक निकला। ओह, उस पापी ने यहाँ मौत का छिड़काव किया है। तब उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ तुमने कहा था कि मेरे साथ रहोगी, मेरी सुरक्षा करोगी। आओ माँ, मुझे इंसानी दरिंदों से बचाओ। अगली सुबह राजन मेरा फिर धमका, उस फटीचर लड़के को सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ स्वयं बुलडोजर चलाऊंगा। फ़कीरा भी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे साथियों को मारकर बहुत बुरा किया है मेरा, अब भी समय है, लौट जाओ। मैं लौटने नहीं, तुझे लौटाने आया हूँ फटीचर। लेकिन निकट पहुँचते ही हा 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 छपाक। ओ बॉस, यह तो पानी था, हमें दूर से दिखाई ही नहीं दिया। मैं लौटने नहीं, तुझे दुनिया से लौटाने आया है फटीचर। लेकिन निकट पहुँचते ही हा 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 छपाक। ओ बॉस, ये तो पानी था, हमें दूर से दिखाई ही नहीं दिया। मगर वह फटीचर पानी पर कैसे खड़ा है? मैं तुम्हारे सिर पर भी खड़ा हो सकता हूँ मेहरा, लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी माँ से भेंट करने जा रहा हूँ। गड़प। कहाँ गया? पानी के अंदर। वह साला हमारे साथ कोई चालाकी कर रहा है। अब की बार दिखाई दे गया तो गोली मार दूंगा। तभी बॉस। तभी राजन मेहरा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य देखा था। भय के कारण राणा का अंटा गफील हो गया था। इस इडियट को क्या हुआ? ओ गॉड, ये क्या है? यह मेरी माँ है, अब तुम्हें मुर्गा बनाएगी मेरा। हा हा हा। मेरा ने अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई थी। यह स्थान भूतों का डेरा है, भागो। अलविदा मेहरा जी। ही। कार में बैठकर मेहरा साहब रफू चक्कर हो लिए। इधर फ़कीरा अपनी माँ को प्रणाम कर रहा था। धन्यवाद माँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि अब तुम्हारी आत्मा मेरी निगरानी करती है। प्रणाम। देखा पाठको, एक जानवर ने इंसान से कैसा रिश्ता निभाया, मरकर भी उसकी ममता की छाँव से अपने पुत्र को वंचित नहीं रखा। समाप्त। मिस्टर कैट। एक नेक्स्ट स्टोरी है। पाठकों, आज हम आपको एक ऐसे बिल्ले की कहानी सुना रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने पालतू जानवरों के दिल का राज समझने लगेंगे।
मनुष्य आराम से ही जानवरों को सुधारता और सिखाता है, लेकिन क्या आप कभी ऐसे जानवर से मिले हैं जिसने मनुष्य को कुछ सिखाने का प्रयास किया हो और उसमें सफल ना रहा हो, सफल भी रहा हो? अगर नहीं तो मुझसे मिलिए। मैं एक बिल्ला हूँ। मेरे मालिकों ने मेरा नाम सार्जेंट रखा हुआ है। आइए मैं बताता हूँ कि मैंने इंसान को क्या सिखाया है। यह मेरी मालकिन शिवा है और इस समय मुझे भूख लगी और यह बात मैं शिवा को बताना चाहता हूँ। अब देखिए कैसे मैं अपने विचारों को शिवा तक पहुँचाता हूँ। मैं भूखा हूँ और वास्तव में यही होता है दोस्तों। इस कार्य में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है। मैं भूखा हूँ। ओह सार्जेंट, माय स्वीट कैट, आई एम सॉरी डियर, मैं तुम्हें खाना देनी भूल गई। तुम्हें भूख लगी है ना? देखा, मुझे सफलता मिल गई है और खाना भी मिल गया है। अब मेरा पेट भर चुका है। आइए मैं आपको अपने मालिक यानी शिवा के पति कपिल से मिलाता हूँ। यह कपिल है, मगर इससे मुझे कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, बस कभी कभार बोल लेता हूँ। हेलो सार्जेंट। लेकिन सिर्फ हेलो से इसका पीछा नहीं छोड़ता, मैं इसे खूब तंग करता हूँ। ए सार्जेंट, डोंट बी सिली, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तुम शिवा के पास जाओ। यह मुझे इसी प्रकार टाल देता है। खैर मैं दूसरे कमरे में जाकर खेलता हूँ। बेडरूम में मुझे चादर और तकियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तभी सार्जेंट, यू आर डर्टी बॉय, बिस्तर खराब कर रहे हो। ही 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 ही। आज घर में पार्टी है, बहुत से मेहमान आएंगे। तुम मेहमानों के सामने शरारत बिल्कुल नहीं करोगे, समझे? हाँ समझ गया। फिर शाम को पार्टी में सब मज़ा कर रहे हैं, मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। शिवा भी मेहमानों में उलझी हुई है। मुझे अपने के लिए कोई साथी तलाश करना चाहिए। वह अकेला बैठा है, उसे ही बुलाता हूँ। सुनो मेरी ओर देखो, मैं एक सुंदर बिल्ला हूँ। कुछ देर प्रयास करने के बाद, अरे वाह, यह बिल्ले मियाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो डियर कैट, कम ऑन शेक हैंड, म्याऊं। तभी शिवा भी वहाँ आ पहुँची। ओह, क्या सार्जेंट आपको सता रहा है? नो मैडम, मैं ही इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कमाल है, आप पार्टी छोड़कर बिल्ले से खेल रहे हैं। आइए एक ड्रिंक और ले, बाद में लूँगा। पहले आपके बिल्ले की तारीफ तो कर लूँ। ऐसा शानदार बिल्ला मैं पहली बार देख रहा हूँ। वह व्यक्ति हंसा तो उसके मुंह में सोने का दांत दिखाई दिया था। मेहमान के पास से हटकर शिवा कपिल के पास पहुंची। सॉरी डियर, मैं ज़रा तुम्हारे मित्र से बात करने लगी थी। वह मेरा मित्र नहीं तो? तभी, अरे भाई बहुत भूख लगी है, खाना नहीं खिलाना क्या? बस अभी लगवाती हूँ। खाना लग गया। कुछ देर बाद सभी मेहमान विदा हो गए और पार्टी समाप्त हुई। 2 दिन बाद की एक रात। शिवा और कपिल आज फिर मुझे अकेला छोड़कर कहीं दावत उड़ाने गए हैं। अब आधी रात को लौटेंगे। अरे वाह, अरे ये तो वही है जिससे पार्टी में मुलाकात हुई थी, मगर यह अब यहाँ क्यों आया है? कुछ गड़बड़ है, यह शिवा के कमरे में जा रहा है। मैं जब कमरे में प्रविष्ट हुआ तो ओह, वह शिवा की अलमारी खोलकर जेवर निकाल रहा है। अवश्य ही यह कोई चोर है। मुंह नोच लूँगा इसका। यह बिल्ला तो बड़ा खतरनाक है, यहीं बंद कर दूंगा साले को। मुझको दूर झटक कर वह भाग निकला था। मैंने उसके पीछे बाहर जाना चाहा, लेकिन ओह, इसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। फिर काफ़ी देर बाद दरवाज़ा शिवा ने खोला था। कपिल, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था। तभी शिवा की नज़र अलमारी पर पड़ गई। अलमारी, मेरी अलमारी किसने खोली? अलमारी से जेवर गायब पाकर शिवा के होश उड़ गए। कपिल, हम लूट गए, सारे जेवर चोरी हो गए हैं। ओह गॉड, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। म्याऊं। कुछ देर में पुलिस वापस पहुँच गई घर पर। चोर ने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा है। आपको किसी पर शक तो नहीं है? किसी ऐसे आदमी पर जो आपके घर के विषय में जानकारी रखता हो? मुझे तो किसी पर शक नहीं है। अच्छा, तो आपने किसी अजनबी को अपने घर के इर्द गिर्द तो घूमते नहीं देखा? नहीं। मुझे शिवा को बताना चाहिए कि यहाँ कौन आया था। शिवा, उस सोने वाले दांत वाले को याद करो, वही आया था। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शिवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
या आज मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? शायद इसका दिमाग परेशान है इसलिए। आज इस पर कोशिश करना बेकार है। कपिल को समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने विचार कपिल तक पहुँचाने का प्रयास करने लगा। कपिल, पार्टी वाला दिन याद करो, वह सोने के दांत वाला व्यक्ति। मेरी कोशिश बराबर जारी थी। सोने के दांत, पार्टी, अजनबी। उफ, मेरे मस्तिष्क में गुदगुदी क्यों हो रही है? फिर अचानक वो चौंका। अरे हाँ अफसीबा, तुम्हें वह पार्टी वाला अजनबी याद है ना, जिसे तुम मेरा मित्र समझ रही थी और मैं तुम्हारा। लेकिन हम दोनों में से किसी ने उसे बुलाया नहीं था। उसे नहीं बुलाया था वो हमारा। आखिर कपिल मेरी बात समझ ही गया। कौन था वह अजनबी? ज़रा मुझे उसका हुलिया बताइए। शिवा ने अजनबी का पूरा हुलिया बताया था। उसके मुंह के सामने एक दांत सोने का था। इंस्पेक्टर, सोने का दांत? ओह, मैं समझ गया, वह एक साथी चोर है। पुलिस के पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इंस्पेक्टर उसी समय चोर को गिरफ्तार करने चला गया। चोर पकड़ा गया, लेकिन मेरे मालिक यह नहीं जानते थे कि उसकी गिरफ्तारी में मेरी क्या भूमिका रही। खैर, आप लोग तो जान ही गए हैं। अब कहिए, कहीं मेरे जैसा बिल्ला देखा है आपने? समाप्त। और ये उस दौर के कुछ शानदार विज्ञापन रहे। बहुत अच्छी इसकी ड्राइंग मुझे लगती थी। 10-12 ये विलेन रहते थे। इनमें मुझे सभी का नाम याद था। कैक्टस था और किंग तूतिया था, ऐसे ऐसे करके 10-12 लोग थे। बांडासुर थे और कोई कोई थे। सबका नाम मुझे याद था, लेकिन मैं थोड़ा समय के साथ भूल गया। ये वैसे भी ये चीज़ें 25, 26 या 27 साल पुरानी चीज़ें हैं, तो मेमोरी में रखनी। फिर भी हवलदार बहादुर एक गजब का एक ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और ये देखिए, ये इसकी कॉमिक्स है। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।